यस फ्रेंड्स, हम लोग एनएलएम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ रहे हैं लीनियर मोमेंटम। और एक प्रकार से पहला हमारा डिस्कशन है एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और उसमें पढ़ रहे हैं फायरिंग ऑफ अ बुलेट फ्रॉम अ गन। तो जब हम एक बुलेट को गन से फायर करते हैं तो इनिशियली वो पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पे रहता है। जो इनिशियली पूरी की पूरी गन जो है प्लस उसके अंदर जो बुलेट है कहीं पर, वो पूरा सिस्टम रेस्ट पर है। हम जब यहाँ इसका घोड़ा दबाते हैं ना, ट्रिगर दबाते हैं, तो हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, एसेंशियली वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वो भी इस पूरे सिस्टम पे ही फोर्स है कुछ। बेसिकली इस पूरा सिस्टम का मोमेंटम पहले जीरो है। अगर हम टॉय गन की बात करें तो जब आप ट्रिगर दबा रहे हैं तो आप एक स्प्रिंग को, शायद जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग है उसको रिलीज कर रहे हैं, या एक्सप्लोजन अगर उसके अंदर हो रहा है तो आपके ट्रिगर दबाने से केमिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही है। एनीवे, इसेंशियली ये पूरा का पूरा सिस्टम पहले रेस्ट पे है, इसका मोमेंटम पहले जीरो है। जब आप ट्रिगर दबाते हैं तो आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, और क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसीलिए मोमेंटम कंजर्वेशन का ये केस है। जो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है वो बड़ा ही पावरफुल टूल है, इवन मच मोर वर्सेटाइल देन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो तो आप देखेंगे कभी कभी वायलेट हो रहा है, कुछ सिचुएशंस में ज्यादा डीप सोचना पड़ेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन में कुछ नहीं सोचना है, बस एक ही चीज इंश्योर करनी है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर आ रहा है कहीं से तो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, सब इंटरनली है जो भी है, तो हाँ मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो इस तरह से मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी ऑफ द गन प्लस मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ये सब बाद में है, इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि पहले पूरे सिस्टम का मोमेंटम जीरो था। अगर आपको लग रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स तो मैं लगा रहा हूं तो वो गलत है। एक्सटर्नल फोर्स उसे लगाना कहते हैं जब आप हॉकी लाओ और बंदूक को हॉकी से मारो और फिर उसमें से गोली निकल के जाके दुश्मन को लगे, वो एक्सटर्नल फोर्स हुआ। अभी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम पहले जीरो है, तो बाद में भी जीरो है। बस अब तो बंदूक आगे जाएगी और गोली आगे जाएगी और बंदूक पीछे जाएगी। Now mass of the gun into velocity of the gun is equal to minus mass of the bullet into velocity of the bullet। कायदे से ये सब वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। इसको हम बोल देते हैं, अभी हेडिंग दे देते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल। रिकॉइल की वेलोसिटी मतलब यही, गन की वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में, गोली आगे जाती है और बंदूक पीछे जाती है, तो बस ये जो गन की वेलोसिटी है माइनस mv vb अपॉन मास ऑफ द गन। बस अगर री वर्ड आपने यूज कर लिया, रिकॉइल, तो लैंग्वेज में इंक्लूड हो चुका है कि आप इसके पीछे जाने की बात कर रहे हैं, तो उसको फिर नेगेटिव साइन के साथ आंसर नहीं देते। रिकॉइल मतलब पीछे आने की वेलोसिटी। आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये इंप्लाइड है कि आप पीछे आने के मैसेज तो आप दे ही रहे हैं, तो रिकॉइल वेलोसिटी तो फिर पॉजिटिव साइन के साथ ही आंसर दिया जाता है। अगर कोई पूछता है कि गोली आगे गई और बंदूक की वेलोसिटी बताओ, तो फिर आप उसे माइनस साइन के साथ बताएंगे। अगर डायरेक्शन क्वेश्चन में इंप्लाइड नहीं है या ऑप्शंस में नहीं पूछी गई है तो फिर कोई बात नहीं, पर अगर ऑप्शन है माइनस साइन के तो हाँ ये मैसेज हमें देना पड़ेगा कि बंदूक की ऑपोजिट डायरेक्शन में, गोली की ऑपोजिट डायरेक्शन में बंदूक जाएगी। अब अगर आप चाहते हैं कि रिकॉइल वेलोसिटी कम से कम हो तो गन का मास ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अगर बहुत भारी गन नहीं है आपके पास तो कंधे पे रख के उसे चलाएं, बहुत हार्ड प्रेस करें कंधे को, बंदूक को कंधे पर थोड़ा सा प्रेस करें ताकि वो जो रिकॉइल आए वो पूरे सिस्टम में आए, तो फिर थोड़ा पीछे झटका कम लगेगा। अगर खाली ऐसे आप गोली चलाओगे तो गोली आगे जाएगी और बंदूक काफी तेजी से पीछे जा सकती है। तो थोड़ी भारी बंदूक लेते हैं, या वी प्रेस इट हार्ड अगेंस्ट अवर शोल्डर, और अपने कंधे पे नहीं बंदूक रखनी तो दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चला लो, और ओवरऑल जो रिकॉइल का फोर्स आए वो जिस मास में आए वो मास थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो झटका कम लगता है, राइट। दो चीजें हम लोग इनमें निकालते हैं, एक तो वेलोसिटी है और एक एनर्जी है।
अगर हम इनकी वेलोसिटीज की बात करें तो हाँ, वेलोसिटी m into v is a constant, m into v is a constant, दोनों को इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम मिल रहा है, दोनों को इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम मिल रहा है, तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड दोनों के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड्स का रेशियो p गन और p बुलेट का रेशियो 1:1 है। ठीक है, अगर आप वेक्टर की बात कर रहे हैं तो -1:1 है। तो मोमेंटम दोनों को इक्वल एंड ऑपोजिट मिल रहे हैं, और वेलोसिटी दोनों को वेलोसिटी का ये रिलेशन है। अब एनर्जी की बात करते हैं तो P का फॉर्मूला होता है √2mE, और मोमेंटम का मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है, तो एनर्जी भी प्रोपोर्शनल टू 1/m आ गई। ये इसकी पूरी समरी हो गई। बोथ रिसीव इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम, और जो हल्की बुलेट है उसमें वेलोसिटी ज्यादा आती है, और जो हल्की बुलेट है उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आती है। एनर्जी बुलेट में ही ज्यादा आनी चाहिए, गन में एनर्जी ज्यादा नहीं आती। अगर गन में एनर्जी ज्यादा आती होती तो हम तो गन देके मारते, बुलेट खुद खा लेते, गन उधर जाती। ठीक है, तो ये गन फायरिंग ऑफ अ बुलेट फ्रॉम अ गन के सारे केसेस हैं। मोमेंटम कंजर्व्ड है, इनिशियल मोमेंटम 0 था, बाद में बोथ रिसीव इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम। इन बुलेट और गन की वेलोसिटीज भी इनके मासेस के इनवर्स रेशियो में है, और बुलेट और गन की काइनेटिक एनर्जीज भी मासेस के इनवर्स रेशियो में। गन की वेलोसिटी कम होती है और गन की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, क्योंकि गन भारी है और जितनी ज्यादा भारी है उतना अच्छा है।